हाँ, तो कल की जो कक्षा में हमने रूट, स्टेम और बेस के अंतर के बारे में पढ़ा था। तो इसके बारे में अभी कोई आपको है, पूछना है, सवाल जवाब कुछ करने हैं? स्टेम पे एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, स्टेम को करें। देखो, स्टेम में क्या होता है ना कि आपके जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस लगते हैं। इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस का मतलब क्या है कि जो आपकी एक सिंटैक्टिक चेंज बताता है। सिंटैक्टिक चेंज, इन्फ्लेक्शनल अफिक्स, यहाँ देख रहे हैं आप, इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस। तो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस में जैसे कि जो प्लूरल फॉर्म होता है आपका, प्लूरल फॉर्म में क्या लगता है, एस लगता है, यूजुअली ई एस लगता है। तो ये सारे आपके इन्फ्लेक्शनल अफिक्स हो गए। फिर आपका टेंस चेंज हो जाता है, तो आपका यूजुअली ईडी लग जाता है। ठीक है ना, ये ईडी लग जाता है। तो Yes. ये जो अफिक्सेस है या फिर इसे सफिक्स जो बोलते हैं, ये आपके इन्फ्लेक्शनल है, वो आपके इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस है। और जब हम स्टेम की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ जो उदाहरण दिया है ना, देखो वर्कर्स इसमें दो अफिक्सेस है, एक है ई आर और दूसरा है एस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस आपका इन्फ्लेक्शनल है, और Yes, मैम। ई आर क्या है, डेरिवेशनल है। डेरिवेशनल। ठीक है, अब ये जो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस को अगर हम लोग निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ आपका शब्द है वर्कर, वो स्टेम कहलाएगा। आ रही बात ध्यान में? यस। हाँ, अब बेस किसे कहेंगे? बेस में ये होता है कि सभी प्रकार के जितने भी आपको अफिक्सेस लगते हैं, चाहे वो इन्फ्लेक्शनल हो, चाहे वो डेरिवेशनल हो, उन सभी को निकाल कर जो शब्द बचेगा, जैसे कि यहाँ पर वर्क बचता है, ई आर भी निकाल दिया और आपने एस भी निकाल दिया। तो जो शब्द बचता है वर्क, वो आपका बेस रहेगा। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो रूट्स है वो सारे बेसिस है। डेरिवेशनल, यस, मैम। हाँ, वो सारे बेसिस है। ये कल बोला था मैंने, है ना। और यस, जो मैम। जो आपके अगर मान लो इन्फ्लेक्शनल अफिक्सेस वाले जो बेस है खास करके, वो हम स्टेम बोल सकते हैं, उसे हम लोग स्टेम बोल सकते हैं। ठीक है। यस, मैम। हाँ, तो आगे जो आज की कक्षा में जो हमें पढ़ना है, वो है एग्रीमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ड, और उसके रिलेटेड और भी कुछ क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपका एक तरीके से बेस बनाएगी, एक फंडामेंटल आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ब है, वो क्या है ये मैं बताती हूँ। देखो, कई बार एक शुरू से ही मैं उदाहरणों पे ज़्यादा समय देना चाह रही थी कि इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते। ये यहीं पर लिखा भी है, फिर भी यहाँ मैं फिर से लिख रही हूँ। देखिए, अब मैं यहाँ लिखती हूँ शी वॉक्स। ठीक है, शी क्या है, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। अगर मैं बोलती हूँ रितिका वॉक्स, सही है? यस, मैम। यस। अगर मैं बोलती हूँ प्रशांत वॉक, ये सही है? शांत वॉक्स। वॉक्स होगा। हाँ, यस, वॉक्स होगा। अब मैंने कहा कि भैया रितिका और प्रशांत ये दोनों है, तो मैं इसके लिए एक प्रोनाउन का उपयोग करूंगी दे। हम्म मैं बोलती हूँ दे वॉक्स, सही है? दे वॉक। यस, दे वॉक, ये गलत है, यहाँ पर ये अच्छा। नहीं चाहिए। सही है। ये जो इस तरीके का हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वर्ब्स में, उसे हम लोग एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब बोलते हैं।
ठीक है, एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब। यहाँ पर मैंने एक वर्ब लिया है वॉक, ठीक है। अब ये वर्ब कैसे एग्री करता है, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो कि वो एग्री करता है, तो वो आपके है जीएनपी फीचर्स। जीएनपी फीचर्स का मतलब है जीएनपी फीचर्स का मतलब आपका है जेंडर, फिर आपका नंबर और आपका पर्सन, ठीक है, जेंडर, नंबर, पर्सन। तो ये जो जीएनपी फीचर्स बोलते हैं, या फिर कई बार ना इसे 5 फीचर्स भी बोला गया है, 5 फीचर्स भी इसे बोला गया है। ये जो जीएनपी फीचर्स है, ये जीएनपी फीचर्स के आधार पर आपका वर्ब एग्री करता है। तो बात को यहाँ रितिका समझने की कोशिश करो। देखो मैंने यस क्या मैम। कहा बेटा, शी क्या है, थर्ड पर्सन है, बराबर। हम हाँ, बोलते हैं ना अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोलते सेकंड हैं या पर्सन। नहीं? यस मैम, फर्स्ट, यस। हाँ फर्स्ट बोलते हैं, तो फर्स्ट में जैसे आई वी आ गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या आ गया? ही, हिज, नहीं नहीं, यू। यू। यस हाँ, मैम। ठीक है ना, यू मतलब देखो, मैं मतलब आई, तुम मतलब सेकंड पर्सन तुम, और थर्ड पर्सन मतलब ही शी इट, ठीक है ना। यस मैम। हाँ, याद आ रहा है आपको जब 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा कुछ? यस मैम, हाँ 4th 5th में पढ़ाया गया हाँ था। हाँ हाँ, ठीक है, ये थर्ड पर्सन है। तो अब ये है पर्सन, यहाँ लिखा है ना मैंने पर्सन। तो देखो यहाँ पर पर्सन के हिसाब से आपका वर्ब एग्री करता है। अगर पर्सन आई है तो आपने क्या लिखना है, आई वॉक, ठीक है। फिर आपने सेकंड में भी क्या लिखना है, यू वॉक। अब ही वॉक नहीं लिख सकते आप, आपको वॉक्स लिखना पड़ेगा। यस मैम। हाँ, तो इसी तरीके के जो संबंध है, मतलब देखो वो वर्ब चेंज हो रहा है, जैसे पर्सन चेंज हो रहा है ना, वैसे वर्ब चेंज हो रहा है। तो इससे बोलते हैं एग्रीमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब पर्सन के साथ एग्री कर रहा है कि भैया ठीक है, तुम हो तो मैं एस लगा दूंगा, ठीक है ना। यस तो मैम। ये है आपका पर्सन। फिर देखो नंबर की बात करते हैं। नंबर में जैसे कि मैं बोलती हूँ ही और या फिर शी वॉक्स, तो शी वॉक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया यहाँ पर, सिंगुलर हो गया। पर इसका अगर मैं प्लूरल कर देती हूँ, ठीक है, मैं बोलती हूँ दे वॉक, तो यहाँ पर वॉक्स लिखने की ज़रूरत है क्या? नो मैम। नहीं, यहाँ पर ये चर्चा हमारी पहले ही हो चुकी है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो अब ये फिर से वर्ब आपके नंबर के साथ एग्री कर रहा है, वर्ब आपके नंबर के साथ एग्री कर रहा है कि भैया ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो आप एस लगा दो, और प्लूरल है तो आप उसको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वर्ब चेंज हो रहा है यहाँ पर नंबर के हिसाब से। यस मैम। अब देखो जेंडर, तो जेंडर फीचर जो है ना, कई बार ऐसा देखा गया है, जेंडर फीचर अंग्रेजी में पाया नहीं जाता है। जैसे कि देखो मैं बोलती हूँ ही वॉक्स और मैं बोलती हूँ शी वॉक्स, तो कोई अंतर है क्या? जैसे नो मैंने मैम। रितिका वॉक्स प्रशांत वॉक्स लिख दिया, तो कोई अंतर है क्या? कुछ अंतर नहीं आ रहा है वर्ब में, तो वर्ब कोई एग्री कर नहीं रहा है इसके साथ, जेंडर के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये अंग्रेजी के लिए है, इसमें पर्सन और नंबर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर जेंडर को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है, वो एग्री नो मैम। नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि जैसे कि बाकी जो भाषाएं हैं, हिंदी है या फिर मराठी है, उसमें जेंडर एग्रीमेंट होता है, वर्ब जेंडर एग्रीमेंट होता है। तो वर्ब जेंडर एग्रीमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ वर्ब जेंडर एग्रीमेंट कैसे होता है, अब इसका उदाहरण लेते हैं कि, मैम, जैसे कि हाँ बताओ। ये रीता खाती है और हाँ, राम खाता खाता है। है, करेक्ट करेक्ट। तो रीता क्यों भाई, मैं रितिका को ही खिलाऊंगी क्यों, तो मैं किसी और को खिलाऊंगी, है ना। यस मैम। रितिका खाती है और राम खाता है। तुम्हें तुम्हें पकड़ में आ गया है जो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ, कि खाता है खाती है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर के हिसाब से चेंज हो गया। Yes, ma'am. जेंडर के हिसाब से आपका वर्ब एग्रीमेंट चेंज हो गया। तो ऐसी कई भाषाएं हैं जहाँ पर जेंडर वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, ऐसी कई भाषाएं हैं जिसमें जेंडर वर्ब एग्रीमेंट होता है। बट कॉमनली ये जो 3 फीचर्स है, जिसे हम लोग GNP फीचर्स या 5 फीचर्स बोलते हैं, वो 5 फीचर्स के साथ वर्ब को एग्री करना पड़ता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, आगे बढ़े बेटा। Yes, ma'am. अब एक और कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है, प्रेडिकेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। प्रेडिकेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है। अब फिर से वही चीज़ करेंगे हम लोग, उदाहरणों से शुरू करेंगे। अब उदाहरणों से कैसे, क्या होता है ना कि हमारे कोई भी वाक्य होता है, जैसे कि तुमने अभी कहा कि रितिका रितिका खाती है, ठीक है। अब यही वाक्य मैं फिर से लिख रही हूँ, रितिका, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, रितिका, Yes, ma'am. रितिका खाती है, ठीक है। या फिर मैं अंग्रेजी में भी इसे लिखती हूँ, रितिका ईट्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो रितिका है या फिर जो भी एक एंटिटी है जो कि इंडिविजुअल को दर्शाती है, उस इंडिविजुअल एंटिटी को हम लोग बोलते हैं रेफरिंग एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, रेफरिंग, Referring हाँ, expression. रेफरिंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर रेफरिंग एक्सप्रेशन क्या हो गया, किसे कहेंगे रेफरिंग एक्सप्रेशन, रितिका, या फिर वो हिंदी में जो लिखा हुआ है वो रितिका, ठीक मैम है। बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं। हाँ हाँ, सब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं। अब अभी हमें ये इसके ना कई सारे ऑल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसे सब्जेक्ट भी बोलेंगे या उसे और भी कुछ बोलेंगे, तो देखो आगे आगे क्या होता है। तो उसे हम लोग रेफरिंग एक्सप्रेशन कहेंगे। अब जो जो दूसरा भाग होता है ना सेंटेंस का ऐसा भाग जो कि कोई एक्शन दर्शाता है या फिर कुछ प्रोसेस दर्शाता है या फिर कुछ प्रॉपर्टी को बताता है, वो प्रेडिकेट। आपको प्रेडिकेट होगा। तो ईट क्या है आपका, यहाँ पर खाती है या ईट, ये क्या है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखो कि रेफरिंग एक्सप्रेशन आपका रितिका है और ईट आपका प्रेडिकेट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है ना। क्या हो गया, बफी क्या हो गया यहाँ पर, और ग्रॉल क्या हो गया, बफी रेफरिंग एक्सप्रेशन हो गया, हाँ, ग्रॉल ग्रॉल प्रेडिकेट ये हो गया, प्रेडिकेट हो ठीक है। मेरी क्या हो गया बताओ, गया, रेफरिंग एक्सप्रेशन। हाँ, ये बार बार इसीलिए अभ्यास करने की ज़रूरत है ना, ये सारी टर्म्स हमारे लिए नई है, इस वजह से। ये रेफरिंग एक्सप्रेशन हो गया, और विल कम ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि जो आपका रेफरिंग एक्सप्रेशन है, ये रेफरिंग एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है। तो ये पूरा का पूरा, जैसे कि देखो मेरी विल कम, ये जो वाक्य है, ये वाक्य क्या बताता है कि ये जो इंडिविजुअल मतलब मेरी या फिर कोई भी जो व्यक्ति है, वो वो व्यक्ति आपके किसी प्रेडिकेट को रेफर कर रहा है। मतलब देखो, मेरी रेफरिंग टू द प्रेडिकेट, मतलब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मेरी रेफरिंग टू दी प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट आपका क्या है, कम। अब जैसे रितिका ईट्स, तो रितिका विल रेफर टू द प्रेडिकेट ईट। यहाँ मैं लिख रही हूँ रितिका विल रेफर टू द प्रेडिकेट
ईट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसे रेफर कर रहे हैं, मेरी कम विल कम को रेफर कर रही है, वो भी इन फ्यूचर, और रितिका विल रेफर टू दी प्रेडिकेट ईट। रितिका किसे रेफर कर रही है, ईट को रेफर कर रही है। रितिका खाती है, तो रितिका विल रेफर टू दैट पर्टिकुलर प्रेडिकेट ईट। तो यहाँ पर ये इस वजह से मैंने लिख दिया रेफर टू दी। तो इससे हम लोग ये समझे कि रेफरिंग एक्सप्रेशन आपका मेरी है, रेफरिंग एक्सप्रेशन स्टिक है, रेफरिंग एक्सप्रेशन बफी है, रितिका भी आपका रेफरिंग एक्सप्रेशन है। तो रेफरिंग एक्सप्रेशन क्या करता है, रेफर करता है प्रेडिकेट को, ये हमेशा ध्यान रखो। रेफरिंग एक्सप्रेशन विल रेफर टू दी प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट के आगे हमें देखना है कि भैया आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब देखो, जब प्रेडिकेट जो होता है वो आपको क्या करता है, इट विल टेक द रेफरिंग एक्सप्रेशन। रेफरिंग एक्सप्रेशन को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, रेफरिंग एक्सप्रेशन को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ मेरी विल कम, तो कम आपका प्रेडिकेट है, और मेरी क्या हो गया यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट हो गया। और मेरी क्या है आपका, रेफरिंग एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। तो इसे हम लोग रेफरिंग एक्सप्रेशन भी बोलेंगे और आर्ग्यूमेंट भी बोलेंगे। देखो यहाँ लिखा है प्रेडिकेट्स टेक द रेफरिंग एक्सप्रेशन एज देयर आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट इन दिस सेंस इज एन इंडिविजुअल एंटिटी और आइटम। ये जैसे जो एग्जाम्पल्स है वो सारे, अबाउट विच अ प्रेडिकेट सेज समथिंग। तो हम दोनों तरह देखो, रेफरिंग मेरी इज रेफरिंग टू द प्रेडिकेट कम, और अब क्या करेंगे, प्रेडिकेट कम विल आर्ग्यू अबाउट द आर्ग्यूमेंट, इट विल आर्ग्यू अबाउट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। या फिर प्रेडिकेट विल से समथिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट। तो ये प्रेडिकेट विल से समथिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट। अब ये प्रेडिकेट विल से समथिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आप मतलब खाने की प्रक्रिया कर रहे हैं या फिर आने की कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया, विल कम। तो ये उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देगा। तो आर्ग्यूमेंट मतलब रेफरिंग एक्सप्रेशन के बारे में या फिर आर्ग्यूमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी देगा। तो आने वाला कौन है, मेरी है, खाने वाला कौन है, रितिका है, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है ये समझने में। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है, मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि आपका मेरी विल बी द रेफरिंग एक्सप्रेशन, रेफरिंग एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट विल से समथिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर ये जो मेरी है, ये सारे बफरी है, स्टिक है या फिर रितिका है, ये जो इंडिविजुअल एंटिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, इस इंडिविजुअल एंटिटी को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर मेरी आर्ग्यूमेंट हो गया और कम आपका प्रेडिकेट हो गया, मेरी आपका रेफरेंसिंग एक्सप्रेशन भी हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ें टर्म्स समझ में आई आपको? चलो ठीक है। तो अभी आज की जो कक्षा में हमने जो मुख्य बातें पढ़ी वो थी, एक तो प्रेडिकेट, रेफरिंग एक्सप्रेशन और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इसके जो ठीक पहली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा रितिका? इसके पहले क्या पढ़ा? आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, रेफरिंग एक्सप्रेशन के बारे में, हाँ, और प्रेडिकेट्स के बारे में। और उसके पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्ब। यस, ट्रांसफॉर्मेशन इन वर्ब मतलब इज एग्रीमेंट, कॉल्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। हाँ।
जेंडर, जीएमटी के बारे हाँ में पढ़ा, हाँ हाँ, साई फीचर्स। वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है, ऐसे मैं समझ रही हूँ। और फिर हम लोग यहाँ जाएंगे थीटा रोल्स पर। तो अब ये पढ़नी है ना, थीटा रोल्स की कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है। इसे कई बार इस तरीके से, जो थीटा होता है ना, उस तरीके से भी लिखते हैं, थीटा रोल्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थीटा लिखने की कोशिश की थी, पर वो सिंबल नहीं मिला, इसलिए फिर वो 9 आ गया। तो थीटा मैम ये रोल्स, सब सिंबल्स फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं, थीटा हाँ हाँ फाई। हाँ, फिजिक्स में होते हैं ठीक है। तो अब थीटा रोल्स को हम समझते हैं कि भैया ये क्या है, नए नए शब्द हमें जानने हैं। तो थीटा रोल्स का मतलब ये है कि जब हमें कोई सिमेंटिक इंफॉर्मेशन या सिमेंटिक रिलेशंस के बारे में पता करना होता है, तो हमारी टर्म जो थीटा रोल है वो काम में आती है। तो बेसिकली थीटा रोल्स जो है यहाँ पर ग्रूबर आप देख सकते हैं, और फिल्मोर 1968 और ग्रूबर 1965, इन दोनों ने थीटा रोल्स को प्रपोज किया था। तो कई सारे रोल्स उन्होंने बनाए, कई सारी भूमिकाएं उन्होंने बनाई। तो ये भूमिकाओं के बारे में हम लोग तो जानेंगे, पर उसके पहले हमें ये भी पता करना है कि भैया ये थीटा रोल्स क्या है और उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखो, जब कोई भी शब्द होता है तो उस शब्द में कई सारे अर्थ छुपे होते हैं, ये तो पक्की बात है। कई सारे अर्थ छुपे होते हैं, जैसे कि, यस मैम। हाँ देखो, जैसे कि अब मैं किसी लड़की का नाम लिखती हूँ पूजा, तो मुझे पता है ना कि कोई पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। हाँ, अगर मैं लिखती यस हूँ मैम। आपका पीकॉक या फिर मोर लिखती हूँ, तो ये तो पता है ना किसी प्राणी को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है या फिर जो मतलब उससे दर्शा रहा है, तो ये हमारे बोलते हैं कि अर्थ निकलने का एक ज़रिया है। तो अब यहाँ पर जो थीटा रोल्स है, थीटा रोल्स आपको सीखने पड़ेंगे सिमेंटिक रिलेशंस को पढ़ने के लिए या फिर सिमेंटिक रिलेशंस को दर्शाने के लिए। तो कई बार इसे थीमेटिक रिलेशंस भी बोला गया है, फिर केस रिलेशंस भी बोला गया है। तो ये जो टर्म्स है, इसे इस तरीके से थीटा रोल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर थीटा रोल्स इस तरीके से भी लिखते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि केस रिलेशंस है भाई, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। थीमेटिक रिलेशंस है, हमें पता ही नहीं, हमें तो केवल थीटा रोल ही पता है। तो ये सारी टर्म्स अल्टरनेटिवली काम में आती है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमेशा क्या होता है ना कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि कई बार सिमेंटिक रिलेशंस भी रहते हैं, सिमेंटिक रिलेशंस रहते हैं, पर वो कैसे रिलेशंस रहते हैं इन बिटवीन द प्रेडिकेट एंड इट्स आर्ग्यूमेंट। अभी हमने पढ़ा प्रेडिकेट के बारे में और आर्ग्यूमेंट के बारे में। प्रेडिकेट एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि मेरी विल कम, ठीक है, मेरी विल कम। तो ये मेरी विल कम, यहाँ पर ये आपका आर्ग्यूमेंट है और ये आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट और आर्ग्यूमेंट के बीच में कहीं ना कहीं कुछ सिमेंटिक रिलेशंस भी होते हैं। तो सिमेंटिक रिलेशंस को ढूंढने के लिए, मैं बोलती हूँ सिमेंटिक रिलेशंस को ढूंढने के लिए हमें थीटा रोल्स काम में आते हैं। तो थोड़ा सा सिमेंटिक रिलेशंस क्या है ये हम समझेंगे। देखो जैसे कि फिर से वही उदाहरण लेते हैं, दे बेटा, रितिका ईट्स, हाँ रितिका ईट्स। तो रितिका ईट्स, अगर मैं ईट्स ये बोलती हूँ रितिका, तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर सकती ना। तो मैं ये कुछ ईटेबल का नाम मुझे लिखना ज़रूरी है ना यहाँ पर। मैं बोलती हूँ रितिका ईट्स रोटी, तो यहाँ मैं ये नहीं बोल सकती कि भैया रितिका ईट्स एयर, रितिका ईट्स फायर, इस तरीके से मैं नहीं बोल सकती। पर मुझे ये कोई जो
खाने वाली वस्तु है, खाने वाली चीज़ है, उसका नाम यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो रितिका ईट्स रोटी, ठीक है। तो अब ये देखो अर्थ क्या है, ये जो है रितिका, रितिका लड़की का नाम है और ये खाने वाली चीज़ का नाम है। हाँ रितिका। यस मैम। हाँ, पर अब ये इन दोनों में संबंध क्या है पता है? इन दोनों में, रितिका और रोटी में संबंध क्या है? ये कभी आपने सोचा है कि भैया रितिका एक कोई एजेंट है और उस एजेंट को मतलब रोटी को ये एजेंट अफेक्ट कर रहा है। आ रही बात ध्यान में? यस मैम। ये एजेंट रोटी को अफेक्ट कर रहा है या फिर उस रोटी के शेप को बदल रहा है या फिर उसको खा रहा है। तो यहाँ पर देखो, इसे हम बोलते हैं सिमेंटिक रिलेशंस। मतलब यहाँ रितिका लड़की का नाम है, रोटी खाने वाली चीज़ का नाम है, पर इन दोनों में क्या रिलेशंस है, इन दोनों में रिलेशंस क्या है ये भी हमें पता करना है। तो ये सिमेंटिक रिलेशंस आपके होते हैं प्रेडिकेट और आर्गुमेंट के बीच में। प्रेडिकेट आर्गुमेंट के बीच में क्या रिलेशंस हो सकते हैं सिमेंटिकली, इसे पता करना है तो हमें इस थीटा रूल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। थीटा रूल्स के बारे में जस्ट मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया ये सिमेंटिक रिलेशंस बताते हैं। तो अब हम आगे की कक्षा में इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। यस मैम।